सो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल स्टार्ट किया था और प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल में हमने कुछ उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी देखी थी, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी देखी थी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में देखा था, ब्राउनिन मोशन था, है ना, फिल्ट्रेबिलिटी था, स्टेबिलिटी ऑफ ये था अपना सोल जो है, उसके बारे में हमने देखा था। साथ में उसके बाद हमने ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी, जैसे कि टिंडोल इफेक्ट, है ना, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो भी देखा था। और उसके बाद हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करी थी और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने चार्ज प्रेजेंट ऑन द सोल पार्टिकल वो देखा था। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिकल डबल लेयर देखा था, हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर देखा था, स्टर्न डबल लेयर देखा था। ठीक, जीटा पोटेंशियल क्या होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बोलते हैं, उसका मतलब हमने देखा। और फिर हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को लेके ही सोल को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया था, पॉजिटिवली चार्ज सोल और निगेटिवली चार्ज सोल। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखी थी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको हम कैटाफोरेसिस भी बोलते हैं, जिसमें माइग्रेशन ऑफ डिस्पर्स फेज मॉलिक्यूल होता था टुवर्ड्स वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमने उसी का अपोजिट टाइप का प्रोसेस देखा था, जिसमें डिस्पर्शन मीडियम माइग्रेट होता था, क्योंकि हमने बीच में क्ले रखा था, जिसके कारण डिस्पर्स फेज पार्टिकल मूव नहीं कर रहे थे, डिस्पर्शन मीडियम मूव हुआ था। तो उस प्रोसेस को हमने बोला था इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। दोनों के एप्लीकेशंस भी हमने कवर किए थे। अब आज के क्लास में हम लास्ट प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे सोल की, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ सोल। कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ सोल। नाउ कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है? देखो, हमारे पास एक सोल है मान लेते हैं। अब ये सोल है तो यहाँ पे डिस्पर्स फेज होगा और डिस्पर्शन मीडियम होगा। अब ये जो पार्टिकल दिख रहे हैं आपको, ये है हमारा डिस्पर्स फेज। ठीक, और ये बाकी का जो पोर्शन है यहाँ पे जो दिख रहा है, ये हमारा डिस्पर्शन मीडियम। तो दिस इज आवर डिस्पर्शन मीडियम एंड दिस इज डिस्पर्स फेज। तो ये कंप्लीट हमारा क्या बन गया? सोल बन गया। ठीक, अब यहाँ पे ये जो डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स है, ये डिस्पर्स फेज पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है, स्मॉल साइज है, और ये एक दूसरे से सेपरेटेड है। एक दूसरे के जैसे कांटेक्ट में आते, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। ठीक, अभी रिपेल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो डिस्पर्स फेज पार्टिकल है, इस डिस्पर्स फेज पार्टिकल के ऊपर कुछ चार्ज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। मान लेते सारे सोल पार्टिकल के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक, तो ये बन गया हमारा पॉजिटिवली चार्ज सोल। तो ये पॉजिटिवली चार्ज सोल जो है, अगर इसको कोएगुलेट करना होगा, मतलब इस सोल को हमें एक तरीके से ब्रेक ही करना है। कोएगुलेशन का मतलब क्या है कि इन सारे पार्टिकल्स को हमें एग्रीगेट करना है। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये जो पार्टिकल प्रेजेंट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण जैसे ही ये दो पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, वैसे ही वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रिपेल्स ईच अदर, सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। तो ये सिमिलर चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इसके कारण ये एक दूसरे के कांटेक्ट में या एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते। ठीक, वो जो जुड़ने वाली प्रोसेस है उसी को हम कोएगुलेशन बोलते हैं। और लार्ज नंबर में वो जुड़ गया तो उसी को हम बोलेंगे क्या? प्रेसिपिटेट बन गया, तो प्रोसेस विल बी प्रेसिपिटेशन। तो अगर ये पार्टिकल किसी तरीके से, वो तरीके हम देखेंगे, है ना, किसी तरीके से अगर ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ इस तरीके से जुड़ जाए, लूजली बाइंड हो जाए, एक तरीके से क्या हो जाए? लूजली बाइंड हो जाए। तो इस तरीके से अगर ये लूजली बाइंड हो जाए तो प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। एंड दिस लूजली बाइंड लार्ज साइज पार्टिकल इज कॉल्ड एज फ्लॉक्यूल। इसको हम क्या बोलेंगे? फ्लॉक्यूल बोलेंगे। क्लियर है कि? तो ये बनाएगा, ये लार्ज सेल का इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल इकट्ठा आए और उन्होंने एक लार्ज सेल का क्या बना दिया? पार्टिकल बनाया, लूजली बाइंड है ये, और इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लॉक्यूल बोलते हैं। और इसी प्रोसेस को, दैट इज कन्वर्जन ऑफ सोल पार्टिकल, इंडिविजुअल सोल पार्टिकल्स इनटू द फ्लॉक्यूल, इज कॉल्ड एज फ्लॉक्यूलेशन, इज कॉल्ड एज
फ्लॉक्यूलेशन। तो फ्लॉक्यूलेशन मतलब ये एक तरीके से लूज एग्रीगेट बनाना, राइट। इस तरीके से लूज एग्रीगेट बहुत सारे बनेंगे और वो सारे इकट्ठा आएंगे तो क्या हो जाएगा, कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन होएगा। तो बहुत बड़ा पार्टिकल साइज जो बनेगा इस तरीके से फ्लॉक्यूल का एग्रीगेट होगा तो वो क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है क्या, कोएगुलेशन या फिर प्रेसिपिटेशन। अभी पॉइंट ये है कि ये पार्टिकल जब इनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है तो वो कोएगुलेट होंगे क्यों, रीजन क्या है, या फिर मान लो कि अगर हमें कोएगुलेट इनको करवाना होगा तो हम किस तरीके से कोएगुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब ये कोएगुलेशन जो होगा सोल डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का, अब ये डिस्पर्स फेज के ऊपर डिपेंड है कि ये किस तरीके का है। अब लायोफिलिक सोल में डिस्पर्स फेज पार्टिकल कुछ अलग तरीके से हमें दिखता है और लायोफोबिक सोल में डिस्पर्स फेज पार्टिकल हमें कुछ अलग तरीके से दिखता है। ठीक, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा प्रेसिपिटेशन और कोएगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल, जहां पे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन या अट्रैक्शन नहीं है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्रेसिपिटेशन ऑफ और कोएगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे रीजन इसके अंदर से पूछे जाते हैं। तो कोएगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल, तो सबसे पहले हम लायोफोबिक सोल को कंसीडर कर लेते हैं। हमारे पास ये वाला लायोफोबिक सोल है, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मान लो गोल्ड का सोल। तो ये मेरे पास जो है ये पार्टिकल ये है गोल्ड के। ठीक, अब ये गोल्ड सोल है, अब मान लो ये क्या है, वाटर है। ये वाटर हमारा डिस्पर्शन मीडियम है। ठीक, ये जो गोल्ड है, इस गोल्ड के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पार्टिकल के ऊपर। अब आपको पता है जब हमने लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट टू टाइप्स ऑफ सोल, पॉजिटिवली चार्ज सोल एंड नेगेटिवली चार्ज सोल, डिपेंड ऑन द चार्ज प्रेजेंट ऑन द डिस्पर्स फेज पार्टिकल। तो वहां हमने देखा था कि सारे के सारे जो मेटल सोल्स होते हैं, मतलब वो गोल्ड हो, प्लैटिनम हो, सिल्वर हो, इस टाइप के जो भी सोल्स होंगे, कोलॉइड्स होंगे, वो सारे के सारे निगेटिवली चार्ज होते हैं। क्या होते हैं, भले वो मेटल्स है, हम बोलते हैं कि मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, लेकिन उनका सोल जो होता है वो क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। क्योंकि जब ये पार्टिकल, जैसे मान लो गोल्ड है, गोल्ड का बार को हमने छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट किया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा क्योंकि वो मेटल है। लेकिन जैसे वो वाटर में जाएगा तो सिलेक्टिवली कहीं ना कहीं से दूसरा कोई तो भी आयन जो है वो क्या कर लेगा, एड्सॉर्ब कर लेगा अपने सरफेस के ऊपर, जिसके कारण उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। चार्ज कैसे आता है हमने देखा था दो तरीके से, सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस और दूसरा है आयनाइजेशन ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस की वजह से होगा। तो यहाँ पे इन गोल्ड पार्टिकल के ऊपर इस तरीके से क्या प्रेजेंट है, निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक, क्लियर है। अब ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल सारे के सारे होने के कारण एक दूसरे को रिपेल कर रहे, तो ऐसे के ऐसे रहेगा, ये सोल ही रहेगा। मान लो आपको इस गोल्ड सोल को क्या करना है, प्रेसिपिटेट। तो हमारा टास्क क्या है, हमें ये जो निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है गोल्ड पार्टिकल के ऊपर, इसको हटाना है। अगर हम इसको हटा देंगे निगेटिव चार्ज को, तो ये पार्टिकल क्या बन जाएगा, न्यूट्रल बनेगा। तो फिर ये दो पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे और वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस के थ्रू एक दूसरे की तरफ क्या हो सकते हैं, अट्रैक्ट हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, हमारा फ्लॉक्यूल बनाएंगे। ठीक, तो हमें इस चार्ज को हटाने के लिए क्या करना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि चार्ज हटाने के लिए मैं इस सोल में यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दूंगा। राइट, अब इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिसमें आयंस प्रेजेंट होंगे। अब इस इलेक्ट्रोलाइट जो होगा हमारा, मान लो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे दो आयंस प्रेजेंट है, Na+ एंड Cl-। तो यहाँ पे दोनों आयंस आएंगे, Na+ भी आएगा और Cl- भी आएगा। और जो कि इस पार्टिकल के ऊपर क्या चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इसके तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहाँ पे अभी जो निगेटिव चार्ज होंगे जिस सभी पे इस तरीके से प्रेजेंट, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो हमें जो यहाँ पे सोल मिलेगा, उस सोल में अब जो पार्टिकल प्रेजेंट है गोल्ड के ये वाले, इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। और जबकि इसके पास कोई चार्ज अभी प्रेजेंट नहीं है, तो ये पार्टिकल एक दूसरे के क्या आएंगे, करीब आएंगे, क्लोज आएंगे, और जिसके कारण यहाँ पे क्या बनेगा, फ्लॉक्यूल बनेगा इस तरीके से। तो ये यहाँ पे कन्वर्ट होगा इनटू द प्रेसिपिटेट और कोएगुलेट।
इस तरीके से लूज एग्रीगेट बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं फ्लॉक्यूल या फिर कोएगुलेट या फिर एग्रीगेट। ठीक, तो ये बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया प्रेसिपिटेशन ऑफ गोल्ड सोल। प्रेसिपिटेशन ऑफ क्या हुआ? गोल्ड सोल हुआ। क्लियर हुआ क्या? तो इस तरीके से हम लायोफोबिक सोल को क्या कर सकते हैं? प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये एक तरीका है चार्ज को, यहाँ पे जो चार्ज प्रेजेंट है उसको हटाने का, कि हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करेंगे। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, किस तरीके से हम इस चार्ज को हटा सकते हैं, है ना, वो भी देखते हैं। कोई अल्टरनेटिव वेज भी होंगे ना। ठीक, उसके पहले यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया हुआ है, इस इलेक्ट्रोलाइट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं जेईई में भी और नीट में भी, कि ये जो हम इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रोलाइट की इफिशियंसी कितनी है। राइट, इफिशियंसी का मतलब ये किस अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट लगेगा या कम अमाउंट लगेगा टू कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सोल। राइट, तो उसकी इफिशियंसी हम किस तरीके से मेजर करेंगे, कितना इफिशियंट है। राइट, तो वो जो इफिशियंसी होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के आयन की, क्योंकि ऑब्वियसली ये आयन ही इसको क्या कर रहा है? न्यूट्रलाइज कर रहा है। सो किसी भी आयन जो कि इलेक्ट्रोलाइट का पार्ट है, उसकी इफिशियंसी टू कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ एनी सोल डिपेंड्स ऑन इट्स वैलेंसी या फिर चार्ज दैट इज प्रेजेंट ऑन दैट पर्टिकुलर आयन। कितने पॉजिटिव चार्ज है या फिर कितना निगेटिव चार्ज है, उसके ऊपर उसकी क्या डिपेंड होती है? एफिशिएंसी डिपेंड होती है। एंड दिस ऑब्जर्वेशन इज गिवन बाय हार्डी एंड शुल्ज। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि भाई ये जो यहाँ पर आयन प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइट में, इसकी इफिशियंसी उसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है या फिर उसकी जो वैलेंसी है उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। ठीक, तो उसकी बात कर लेते हैं। जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने दिया है उसके ऊपर एक रूल ही बन चुका है, दैट इज कॉल्ड एज हार्डी शुल्ज रूल। शुल्ज हार्डी रूल भी बोलते हैं इसको, हार्डी शुल्ज रूल। क्या बोलता है हार्डी शुल्ज रूल? द इफिशियंसी ऑफ an ion in electrolyte to cause precipitation of soul depends on charge present on it or इट्स वैलेंस। उस पे जो चार्ज प्रेजेंट होगा उस पे डिपेंड होगा, या फिर उसी को हम क्या बोलेंगे? वैलेंसी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ कि जैसे मेरे पास NaCl है, तो NaCl में Na अगर प्रेसिपिटेशन करवा रहा है सोडियम प्लस आयन, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है ये उसकी भी वैलेंसी या फिर इसी को बोलेंगे चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन। तो कितना चार्ज प्रेजेंट है? तो 1। तो इसकी खुद की क्या होगी? इफिशियंसी होगी। राइट, तो अकॉर्डिंग टू शुल्ज हार्डी रूल, जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी या फिर जितना ज्यादा चार्ज प्रेजेंट होगा आयन के ऊपर, उतना ही ज्यादा उसकी इफिशियंसी होगी। सो मोर द चार्ज और वैलेंसी, मोर विल बी इफिशियंसी। उतनी ही ज्यादा क्या होगी? एफिशिएंसी होगी। जैसे अगर उन्होंने बोला यहाँ पे कि आपको आर्सेनिक सल्फाइड जो है AS2S3 सोल दिया हुआ है। राइट, अब आपको पता है आर्सेनिक सल्फाइड जो सोल होता है वो क्या होता है? निगेटिवली चार्ज होता है। राइट, ऐसा उन्होंने बोला कि आपको आर्सेनिक सल्फाइड सोल दिया है और इसमें आपने 3 टाइप के आयन ऐड किए। फॉर एग्जाम्पल Na+, बेरियम+2 और एल्यूमिनियम +3, इस टाइप के 3 आयंस ऐड किए, मतलब 3 इलेक्ट्रोलाइट भी, जैसे NaCl हो सकता था, BaCl2 हो सकता है और AlCl3 ऐड कर दिया मान लो, तो लिख ही देता है NaCl, BaCl2
और AlCl3। इस टाइप के 3 इलेक्ट्रोलाइट इस सोल में क्या किया ऐड। तो ये निगेटिवली चार्ज सोल है, तो ऑब्वियसली कि इस इलेक्ट्रोलाइट में से जो कैटायन है उसी को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक, तो इन तीनों में से कौन सा सबसे ज्यादा इफिशिएंट इलेक्ट्रोलाइट है या फिर सबसे ज्यादा इफिशिएंट आयन है टू कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ निगेटिवली चार्ज दिस आर्सेनिक सल्फाइड सोल? तो आंसर होगा जिसकी वैलेंसी सबसे ज्यादा है वो। क्लियर है कि नहीं? तो क्वेश्चन अगर आपको आया कि सबसे ज्यादा इफिशिएंट जो इलेक्ट्रोलाइट या फिर आयन कौन सा होगा टू कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ सोल, तो उसकी वो इलेक्ट्रोलाइट या फिर वो आयन जिसकी वैलेंसी सबसे क्या हो, ज्यादा हो। तो यहाँ पे देखोगे जिसकी 1 है, ये 2 है और ये क्या है 3। तो सबसे ज्यादा वैलेंसी किसकी है, एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम विल बी मोर एफिशिएंट इन कॉजिंग प्रेसिपिटेशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड सोल दैट इज निगेटिवली चार्ज। क्लियर? जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल है, FeOH/3, ये सोल है। अब ये सोल होता है क्या, पॉजिटिवली चार्ज, ये हमने देखा था, है ना। आयन हाइड्रोक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड के सारे सोल क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। क्लासिफिकेशन में हमने देखा था। तो इस सोल में अगर हम 3 टाइप की इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे ऐड कर देते, जैसे हमने ऐड किया NaCl, फिर हमने ऐड किया यहाँ पे BaSO4, ठीक, और लास्ट में हमने यहाँ पे ऐड करवा दिया फॉर एग्जाम्पल Na2PO4, Na3PO4, क्या ऐड करवा दिया, Na3PO4, सोडियम फॉस्फेट, बेरियम सल्फेट और हमने सोडियम क्लोराइड ऐड कर दिया। तो अब ये निगेटिवली चार्ज सोल है, तो ऑब्वियस है कि इसको प्रेसिपिटेट करने के लिए ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट में से एनायन आएगा, क्योंकि ये चार्ज क्या पे पॉजिटिव। ठीक, तो यहां से आएगा कौन, क्लोरीन, यहां से कौन आएगा SO4-2, और यहां पे कौन आएगा PO4-3, क्या आएगा PO4-3। अब तीनों में से सबसे ज्यादा इफिशिएंट कौन सा होगा टू कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ आयन हाइड्रोक्साइड सोल? तो आंसर विल बी थर्ड वन, क्योंकि यहां पे वैलेंसी और चार्ज कितना है, -3 है, सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लोरीन एंड सल्फेट आयन। क्लियर है क्या? अगर आपको सीक्वेंस पूछा होता है इफिशियंसी का, तो ये इस तरीके से आता, एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा, फिर बेरियम, फिर सोडियम, उसी तरीके से यहाँ पे भी आ जाता। क्लियर है कि? तो इस तरीके से क्या बताना है, आंसर निकालना है। एंड दिस इज बेस्ड ऑन शुल्ट्ज-हार्डीज ऑब्जर्वेशन विच इज कॉल्ड एज हार्डी-शुल्ट्ज रूल। क्लियर है कि नहीं? ठीक, तो हमने देखा किस तरीके से आयन जो है या फिर इलेक्ट्रोलाइट प्रेसिपिटेशन कॉज करता है और उसकी एफिशिएंसी क्या होती है। ठीक, नाउ द पावर ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट टू कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ गिवन सोल इज कॉल्ड एज इट्स कोएगुलेटिंग पावर। उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी कोएगुलेटिंग पावर बोलते हैं। ठीक, so coagulating power is nothing but the power of electrolyte to cause precipitation or coagulation of सोल, right? और ये coagulating power flocculation value के अपोजिट होती है। so flocculation value का मतलब क्या है? flocculation value is the amount of electrolyte in millimoles per liter required to cause precipitation or coagulation of गिवन सोल इन 2 hours। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरीके से डेफिनेशन को याद रखना है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट पूछा भी जाता है। पूरा टॉपिक ही थ्योरेटिकल है, सरफेस केमिस्ट्री, इसके कारण थ्योरी हमें या फिर डेफिनेशंस को रटना ही पड़ता है, याद रखना पड़ता है। ठीक, तो फ्लोकुलेशन वैल्यू का मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट इज रिक्वायर्ड इन मिलीमोल्स पर लीटर। मिलीमोल्स पर लीटर में इलेक्ट्रोलाइट कितना हमें लगेगा टू कॉज प्रेसिपिटेशन और कोएगुलेशन ऑफ गिवन सोल, जो भी सोल हमें दिया होगा उसका प्रेसिपिटेशन कॉज करने के लिए विद इन 2 hours। टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया आज और कल वो प्रेसिपिटेट करवा रहा है, नहीं,
एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में, जैसे मान लो कि हमारे पास सेम सोल है, जैसे ये हमारे पास गोल्ड सोल है एक, यहाँ पे सेम गोल्ड सोल है, ठीक, सिमिलर तरीके से हमारे पास यहाँ पे भी गोल्ड सोल है, ठीक, और यहाँ पे हमने 3 डिफरेंट क्या कर लिए, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिए, ए बी और क्या सी, इस तरीके से। तो 2 घंटे में, 2 आवर्स में, यहाँ पे भी सेम और यहाँ पे भी सेम, 2 आवर्स में ए बी और सी इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन और कोएगुलेशन करवाएगा, उसके हिसाब से उसकी पावर डिपेंडेंट होगी, या फिर उसके हिसाब से उसकी क्या होगी, फ्लोकुलेशन वैल्यू होगी। जो सबसे ज्यादा कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन करवाएगा विद इन 2 आवर्स, और वो भी कम कॉन्सेंट्रेशन में, किसमें, कम कॉन्सेंट्रेशन में, उसका फ्लोकुलेशन वैल्यू जो होगा वो बहुत ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। सो फ्लोकुलेशन वैल्यू का कम होना मतलब अमाउंट जो लगने वाला है हमें मिलीमोल्स पर लीटर, अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम लगा हमें प्रेसिपिटेशन करवाने के लिए गिवन सोल का विद इन 2 आवर्स, तो हम बोलेंगे कि ए इज मोर इफिशिएंट देन बी देन दी सी। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे मिलीमोल्स पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन क्या लगना चाहिए, कम। जैसे मान लो ये 10 मिलीमोल्स लगा, ये 20 लगा और ये कितना लगा, 30 लगा गोल्ड सोल को प्रेसिपिटेट करने के लिए विद इन द 2 आवर्स, तो सबसे ज्यादा इफिशिएंट कौन सा हुआ, ए हुआ। तो ए की वैल्यू जो होगी वो कम है ना, कितनी है, 10। सो दिस 10 विल बी द फ्लोकुलेशन वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट। सो दिस फ्लोकुलेशन वैल्यू इज लेस, इसका मतलब उसकी कोएगुलेशन पावर ज्यादा है, फटाफट वो क्या करवाता है, कोएगुलेशन करवाता है। तो हम एक रिलेशन बना सकते हैं इसमें फ्लोकुलेशन वैल्यू और कोएगुलेशन पावर में, कि फ्लोकुलेशन वैल्यू is inversely proportional to coagulating power of electrolyte। क्लियर है कि नहीं? तो अगर कोएगुलेटिंग पावर इलेक्ट्रोलाइट का अच्छा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कम अमाउंट में लगेगा टू कॉज प्रेसिपिटेशन, ठीक। सो ये है फ्लोकुलेशन के बारे में और फ्लोकुलेशन और कोएगुलेटिंग पावर के बीच के रिलेशन के बारे में। तो अभी जो हमने देखा वो एक देखा कि भाई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो हम किस तरीके से सोल का प्रेसिपिटेशन करवा सकते हैं, और क्या मेथड है हमारे पास सोल के प्रेसिपिटेशन को करवाने के लिए। हमारा टारगेट क्या है, हम कर रहे थे किसके बारे में, लायोफोबिक सोल को प्रेसिपिटेट करवाना है, और लायोफोबिक सोल को प्रेसिपिटेट करवाने के लिए हमें उसके ऊपर का चार्ज हटाना है, क्योंकि वो चार्ज ही एक दूसरे को नजदीक आने से क्या कर रहा है, रोक रहा है पार्टिकल्स को, ठीक। तो वो चार्ज को कैसे हटाए, तो एक हो गया इलेक्ट्रोलाइट एडिशन। दूसरा हम तरीका देखेंगे कि दूसरा ये तरीका है कि अगर हम उसको बॉईल कर ले, क्या कर ले, बॉइलिंग कर ले, किसका, सोल का, बॉइलिंग ऑफ क्या, सोल। तो अगर सोल का बॉइलिंग कर लेंगे तो चार्ज हटेगा। अब बोलेंगे कैसे, देखते। सोल पार्टिकल हमारे पास है इस तरीके से, और इस सोल को, ये सोल पार्टिकल है, ये डिस्पर्शन मीडियम है, इसको हम हीट करवा दे, बॉईल करवा दे, ठीक। तो जैसे ये बॉईल होगा तो ये जो डिस्पर्शन मीडियम है, डिस्पर्शन मीडियम किसी ना किसी से तो बना है ना, मॉलिक्यूल से बना है, उस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो ये जो डिस्पर्शन मीडियम यहाँ पे है, इसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि हमने हीट किया है, बॉईल किया है। तो उतने ही स्पीड के साथ ये सारे मॉलिक्यूल इस डिस्पर्शन फेज के पार्टिकल के ऊपर क्या होंगे, इंपैक्ट करेंगे, है ना, क्योंकि पहले तो नॉर्मल था, जो भी स्पीड से वो जा रहे थे इम्पैक्ट कम था। अब लेकिन जैसे हमने बॉईल किया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, उसके कारण इम्पैक्ट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम मॉलिक्यूल्स ऑन द डिस्पर्स फेज पार्टिकल हैज बीन इंक्रीज्ड। इम्पैक्ट, नंबर ऑफ इम्पैक्ट्स भी बढ़ेंगे और साइमल्टेनियसली फोर्स ऑफ इम्पैक्ट भी बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होगा कि देखो ये जो पार्टिकल, मैं आपको इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करके बताता हूं कि यहाँ पे ये जो हमारा डिस्पर्स फेज पार्टिकल है, इस डिस्पर्स फेज पार्टिकल के ऊपर क्या प्रेजेंट है, इस तरीके से चार्ज प्रेजेंट है। अब ये चार्ज किस वजह से, ये एक्चुअली आयन ही यहाँ पे प्रेजेंट है, कोई तो भी पॉजिटिवली चार्ज आयन प्रेजेंट है, ठीक। अब जैसे यहाँ से बहुत सारे इधर उधर से इस तरीके से क्या आएंगे, डिस्पर्शन मीडियम के मॉलिक्यूल्स आएंगे और इसके ऊपर इम्पैक्ट करेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये चार्ज जो यहाँ से हटना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कोई केमिकल फोर्स से तो बाइंडेड नहीं है, ये जस्ट क्या हुआ है, एड्जॉर्ब हुआ है। तो ये एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और आपको पता है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है
डिसॉर्प्शन का रेट बढ़ता है, एडसॉर्प्शन का रेट कम होता है। तो ये जो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आयन थे अब यहाँ से हट गए। तो अब ये जो पार्टिकल आपको दिख रहा है डिस्पर्स फेज का, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं बचेगा, राइट। और अब ये बहुत सारे पार्टिकल जिसके ऊपर अभी चार्ज नहीं है एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और क्या बनाएंगे, एग्रीगेट बनाएंगे, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन और कोएगुलेशन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, ठीक। सो बॉइलिंग की वजह से हम प्रेसिपिटेशन और कोएगुलेशन करवा सकते हैं बाय रिमूवल ऑफ द चार्ज दैट इज प्रेजेंट ऑन द डिस्पर्स फेज पार्टिकल। हाउ इट हैपन्स, द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम ड्यू टू बॉइलिंग with higher kinetic energy, with higher energy and higher force impact forcefully on the dispersed phase particle, which removes the charge that is adsorbed on the surface of dispersed phase particle. So after that this particle becomes chargeless and these chargeless particles come in contact with each other to form precipitate or coagulate or flocule. क्लियर हुआ, ठीक। तो इस तरीके से बॉइलिंग के थ्रू हम सोल को कोएगुलेट करवा सकते हैं। और क्या तरीका हो सकता है, किस तरीके से हम सोल पार्टिकल्स को कोएगुलेट और प्रेसिपिटेट करवा सकते हैं, ये तरीका हमने ऑलरेडी देखा है। थर्ड, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से हम प्रेसिपिटेशन करवा सकते हैं। हमने देखा था, फिर से रिवाइज करवा रहा हूं फास्ट आपको, कि इस तरीके से हमने यू शेप का ट्यूब लिया था, ठीक। और इसमें हमने दो यहाँ पे इस तरीके से क्या डाले थे, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स डाले थे, ठीक। और यहाँ पे हमने क्या फिलअप किया था, यहाँ पे था हमारा डी आयनाइज वाटर और यहाँ पे हमारा प्रेजेंट था क्या, सोल। इस तरीके से यहाँ पे हमने सोल इस तरीके से फिलअप किया हुआ था, ठीक। अब होता क्या था यहाँ पे कि ये जो सारे पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट था। अब ये हो सकता था पॉजिटिवली चार्ज है और ये क्या है, निगेटिवली चार्ज, ठीक। कैथोड और क्या है, एनोड है, ठीक। तो ये जो पार्टिकल यहाँ पे है, मान लो इसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट है, मान लो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो सारे पार्टिकल के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है डिस्पर्स फेज के, क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज सोल होगा। तो जब हम यहाँ पे कुछ पोटेंशियल अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ बैटरी, तो ये सारे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहाँ पे माइग्रेट होंगे, टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। और सारे के सारे इस तरीके से माइग्रेट जब करेंगे तो यहाँ से ये मूवमेंट होगा और इधर पार्टिकल सारे जाके चिपकेंगे कहाँ पे, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स। अब ये डिपॉजिट क्यों हुए, क्योंकि जैसे ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल यहाँ पे गया तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की होने के कारण यहाँ पे उसका क्या हुआ है ना, क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्चार्जिंग हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, निगेटिवली चार्ज हमारा पार्टिकल है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो डिस्चार्ज होएगा, उसमें से चार्ज हट जाएगा और चार्ज हटेगा तो वो वहाँ पार्टिकल क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। और ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे तो उसका पूरा का पूरा एक क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, क्योंकि अब पार्टिकल डिस्चार्ज है, उसके ऊपर चार्ज कोई भी प्रेजेंट नहीं है। सो ये एक हमारे पास मेथड है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस वी कैन कैरी आउट द प्रेसिपिटेशन ऑफ सोल। क्लियर। और तरीका है विद द हेल्प ऑफ मिक्सिंग, और बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज्ड सोल्स। हम टू अपोजिटली चार्ज सोल्स को क्या कर सकते हैं, मिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने FeOH/3 ये एक सोल लिया, ठीक। अब ये सोल क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, हमें पता है, ठीक। और मैंने यहाँ पे AS2S3 मतलब आर्सेनिक सल्फाइड का सोल लिया, हमें पता है ये निगेटिवली चार्ज होता है। अब मैंने अगर इन दो सोल्स को एक दूसरे के साथ क्या करवा दिया, मिक्स करवा दिया, तो क्या होगा, इसके पार्टिकल होंगे, इन पार्टिकल के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, यहाँ पे इसके पार्टिकल होंगे, इसके पास चार्ज क्या है, नेगेटिव। और जब दोनों को मिक्स करवा दिया तो एक दूसरे, ये जो दोनों पार्टिकल है एक दूसरे के ऊपर का चार्ज क्या कराएंगे, न्यूट्रल करवाएंगे। और जैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, तो अब ये पार्टिकल क्या हो जाएंगे, कोएगुलेट होना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम प्रेसिपिटेशन और कोएगुलेशन ऑफ सोल करवा सकते हैं। सो इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ लायोफिलिक सोल देयर आर टू प्रॉब्लम्स, दो इश्यूज हैं।
एक इशू ये है लायोफिलिक सोल को प्रेसिपिटेशन करवाने में कि एक तो उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, ठीक, पार्टिकल के ऊपर लिटिल जो भी हो, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो, डिफरेंशिएशन में जो हमने देखा था वो। और दूसरा ये है कि देयर इज अ लेयर ऑफ सॉल्वेशन और वी कैन से देयर इज अ लेयर ऑफ सॉल्वेंट ऑन द सरफेस ऑफ डिस्पर्स फेस पार्टिकल। जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास लायोफिलिक सोल है तो लायोफिलिक सोल में ये है डिस्पर्स फेस का पार्टिकल, तो इस डिस्पर्स फेस के पार्टिकल के ऊपर कोई चार्ज तो है ही, जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, भले स्मॉल क्वांटिटी में है, ठीक। साइमल्टेनियसली होता क्या है कि इसके ऊपर एक लेयर भी है, किसका है ये लेयर? सॉल्वेंट का, क्योंकि देयर इज एन इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम इन केस ऑफ द लायोफिलिक सोल, डेफिनेशन ही वही है। सो ये जो हमारा डिस्पर्शन मीडियम है, उस डिस्पर्शन मीडियम का यहाँ पे एक क्या होता है, लेयर बना होता है इस तरीके से, ठीक। तो एक तो ये है कि चार्ज तो इसके ऊपर था ही माइल्ड अमाउंट में, जो भी अमाउंट प्रेजेंट हो, साइमल्टेनियसली एक लेयर भी है किसकी? सॉल्वेंट की प्रेजेंट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेशन की वजह से। ये किसकी वजह से है? सॉल्वेशन की वजह से, ठीक। तो हमें दो चीजों को यहाँ पे क्या करना है, हटाना है। अगर मुझे इस पार्टिकल को कोएगुलेट करना होगा, लायोफिलिक सोल को कोएगुलेट करना होगा, सबसे पहले से मुझे ये सॉल्वेशन की लेयर जो है, इस लेयर को क्या करना है, रिमूव, ठीक। एक बार ये लेयर हट जाए तो फिर जो यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट होगा इसको निकालना है, चार्ज रिमूवल, ठीक है ना। तो लायोफोबिक सोल में क्या था कि सिर्फ हमें एक ही चीज निकालनी थी, चार्ज को। यहाँ पे हमें दो चीजें निकालनी, सबसे पहले लेयर निकालेंगे सॉल्वेंट की और उसके बाद चार्ज को रिमूव करेंगे। तो ये किस तरीके से हो सकता है, किस तरीके से हम सॉल्वेंट को रिमूव करेंगे? क्योंकि चार्ज रिमूव करना हमारे लिए दिक्कत वाली बात नहीं, हम इसमें सीधा ऐड कर देंगे क्या, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो चार्ज तो न्यूट्रल हो जाएगा, उसका हम हटा सकते हैं। इशू है लेयर को कैसे हटाए, सॉल्वेंट की लेयर को, ठीक। अगर ये सॉल्वेंट जो यहाँ पे है, मतलब हमारा जो डिस्पर्शन मीडियम है, अगर ये वाटर है, ठीक, तो हमारा लायोफिलिक सोल जो होगा दैट विल बी कॉल्ड एज हाइड्रोफिलिक सोल। क्या बोलेंगे उसको? हाइड्रोफिलिक सोल बोलेंगे, क्योंकि वाटर क्या है हमारा, डिस्पर्शन मीडियम है, क्योंकि वो हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक। तो अगर हमारे पास हाइड्रोफिलिक सोल है तो हाँ, इस वाटर की लेयर जो इसके ऊपर बनी है इसको हम निकाल सकते हैं। किस तरीके से, राइट। इसमें हम क्या करेंगे, अल्कोहल या फिर एसीटोन जो होता है, इस टाइप का सॉल्वेंट ऐड कर देंगे एक्सेसिव अमाउंट में। क्या कर देंगे, एक्सेस अमाउंट में एसीटोन या फिर अल्कोहल को इसमें ऐड करेंगे, ठीक। अभी हमारा डिस्पर्शन मीडियम क्या है, वाटर, और ऐड या करने, मान लो कि हमने ऐड किया है अल्कोहल, तो अल्कोहल और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, राइट। सो दिस अल्कोहल एंड दिस वाटर, देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन और अ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो सॉल्वेंट के यहाँ पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे मान लो आ गया क्या, अल्कोहल, इस तरीके से, ये क्या है, अल्कोहल है। तो अब ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो है वो अल्कोहल की तरफ जाएंगे यहाँ से निकल के। सो दिस रिजल्ट इनटू डिहाइड्रेशन ऑफ डिस्पर्स फेस पार्टिकल। तो ये जो डिस्पर्स फेस पार्टिकल पहले हाइड्रेटेड था, वाटर की लेयर बनी थी, अब ये वाटर की लेयर धीरे 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 यहाँ से क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ये सारे वाटर के मॉलिक्यूल अल्कोहल की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो अब ये थोड़ी देर बाद यहाँ से ये लेयर पूरी गायब ही हो जाएगी। अब यहाँ पे ये वाटर की लेयर तो है नहीं, बचा क्या यहाँ पे, चार्ज। तो हम इसमें फिर ऐड कर देंगे इलेक्ट्रोलाइट। क्या ऐड करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। जैसे हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, मान लो इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है और इस इलेक्ट्रोलाइट में निगेटिव चार्ज तो हो गए, इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, खत्म। अब इसके ऊपर चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने के बाद। अब ये सिर्फ क्या बचा,
डिस्पर्स फेज पार्टिकल बचा जो कि न्यूट्रल है। तो ऐसा ही डिस्पर्स पार्टिकल फेज पार्टिकल इधर होगा इस तरीके से, और ये अब एक दूसरे के क्या आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे और क्या बनाएंगे, एग्रीगेट बनाएंगे या फिर फ्लोक्यूल बनाएंगे इस तरीके से। तो ये पार्टिकल इस तरीके से जुड़ के क्या बनाएंगे, यहाँ पे फ्लोक्यूल बनाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, आगे चल के बड़ा पार्टिकल होने के बाद ऐसे बहुत सारे फ्लोक्यूल कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, प्रेसिपिटेट बनाएंगे। क्लियर है क्या? ठीक। तो लायोफिलिक सोल को प्रेसिपिटेट करने के लिए हमारे पास दो चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहले डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा, लेयर हटानी पड़ेगी, वो किसके थ्रू होगा, सॉल्वेंट ऐड करने से, और दूसरा होगा चार्ज को निकालना है या फिर चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है, वो किसके थ्रू होगा, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने के वजह से, जो कि सिमिलर टू दैट ऑफ व्हाट वी कैन से हाइड्रोफोबिक सोल और लायोफोबिक सोल के केस में हमने देखा था एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जब हमने कवर किया था तब। क्लियर? तो ये है हमने अभी जो देखा वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज ऑफ क्या थे, सोल्स। ठीक। लास्ट प्रॉपर्टी में हमने देखा प्रेसिपिटेशन ऑफ जो सोल था प्रॉपर्टी हमारा, उसके अंदर में प्रेसिपिटेशन ऑफ लायोफिलिक सोल एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ लायोफोबिक सोल। ठीक। उसके बाद अब हम कवर करेंगे कि मान लो हमें इस सोल को प्रेसिपिटेट ना होने देना है। अब हमारी प्रॉपर्टीज फिनिश हो गई है। ठीक। अब हमें क्या देखना है कि मान लो कि ये जो सोल है, लायोफिलिक सोल का तो सवाल ही नहीं कि लायोफिलिक सोल के ऊपर तो एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ये जल्दी जल्दी कोएगुलेट या प्रेसिपिटेट नहीं होता, अन्य सम स्पेशल टेक्निक जैसे अल्कोहल ये वो सब करके करें। अगर आपको लायोफोबिक सोल को क्या करवाना है, प्रोटेक्ट करवाना है फ्रॉम प्रेसिपिटेशन व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड, क्योंकि लायोफोबिक सोल में जैसे थोड़ा सा भी आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दोगे वो प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट कर देगा। ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो ये प्रेसिपिटेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पूरी लेयर होगी किसकी, सॉल्वेंट की, लायोफिलिक के केस में। ठीक। सो हमें प्रोटेक्ट किसको करवाना है, लायोफोबिक सोल को फ्रॉम द प्रेसिपिटेशन। सो अगर आपको लायोफोबिक सोल को प्रोटेक्ट करवाना है फ्रॉम द प्रेसिपिटेशन तो हम क्या कर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। तो हमारा टॉपिक अभी ये है, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक सोल, प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक सोल, किस तरीके से उसको प्रेसिपिटेट होने से बचाएंगे। ठीक। जैसे देखो यहां पे हमारे पास प्रेजेंट है या फिर हमने लिया है क्या, लायोफोबिक सोल। ठीक। तो इसके ऊपर कुछ चार्ज प्रेजेंट होगा, जैसे मान लो ये नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक। और यहां से कोई तो भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड होने वाला है, और ये इलेक्ट्रोलाइट जब ऐड होगा तो इसका क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। हमें इसको प्रिवेंट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो पार्टिकल है, अगर हम इस पार्टिकल के ऊपर कोई ऐसी लेयर एक बना दे प्रोटेक्टिव, है ना, जिसके कारण क्या होगा कि यहाँ से जो भी इलेक्ट्रोलाइट आएगा इसके कांटेक्ट में आ ही नहीं पाए, इसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है उसके कांटेक्ट में आ ही नहीं पाएगा, तो क्या होगा, कोई न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा चार्ज का, या फिर हमारे डिस्पर्सिव पार्टिकल का कोई भी न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा। और अगर उसका न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा तो उसका कोएगुलेशन या फिर प्रेसिपिटेशन भी यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? तो हमें इस डिस्पर्सिव पार्टिकल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनानी है। अब ये प्रोटेक्टिव लेयर किससे बनाएंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे लायोफिलिक सोल। किसको यूज करेंगे, लायोफिलिक सोल। मतलब लायोफोबिक सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें लायोफिलिक सोल की हेल्प लेनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि लायोफिलिक सोल, अभी हमने देखा लायोफिलिक सोल के पार्टिकल के ऊपर एक लेयर होती है सॉल्वेंट की, जो इलेक्ट्रोलाइट जो आता है उसको अंदर तक पेनिट्रेट नहीं होने देता। ठीक। जिसके कारण क्या होता है कि जो यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट होगा वो न्यूट्रल नहीं होता। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लायोफिलिक सोल को ऐड कर दूंगा लायोफोबिक सोल में, तो दिस लायोफिलिक सोल विल फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर। इस तरीके से ये जो है यहाँ से आएगा, ठीक, और इन पार्टिकल्स के ऊपर इस तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा खुद की। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे रेड वाला, ये लेयर किसका है, लायोफिलिक सोल का। दिस इज द लेयर ऑफ
लायोफिलिक सोल। इसका ये क्या है, लेयर। अब ये एक लेयर बना और ये लायोफिलिक सोल आने के कारण जो भी डिस्पर्सिव मीडियम होगा, मान लो ये अगर वाटर है तो इस वाटर के मॉलिक्यूल भी इसके ऊपर क्या होंगे, एक अलग से लेयर बनाएंगे, क्योंकि ये लायोफिलिक सोल है और लायोफिलिक सोल डिस्पर्शन मीडियम को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और उसका भी एक ऊपर से क्या बनेगा, लेयर बनेगा, किसका, सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का ऊपर से तो डबल लेयर बन गया ना, डबल प्रोटेक्टिव लेयर बन गया। अब यहां से जो भी इलेक्ट्रोलाइट आएगा तो आने के बाद यहां पे जैसे मान लो सोडियम आ भी गया, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये अंदर तक इजीली पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये अगर अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा तो इसका न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, और न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा तो ये दो पार्टिकल या फिर ये जितने भी यहाँ पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है सोल के एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कंबाइन होने के लिए न्यूट्रल पार्टिकल होना जरूरी है। सेम चार्ज वाले पार्टिकल एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं हो सकते, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक सोल वी आर एडिंग लायोफिलिक सोल, right? So this lyophilic soul is called as protective agent या फिर protectant। क्या बोलते हैं इसको, protective agent या फिर protectant। And the process of protection of this lyophobic soul with the help of lyophilic soul is called as protection, is called as protection। ये एक प्रोसेस है, और प्रोटेक्टेंट हमारा कौन सा है, लायोफिलिक सोल है। क्लियर हुआ कि नहीं? प्रोटेक्टेंट क्या है और प्रोटेक्शन क्या है, ठीक। सो दिस इज कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक सोल, प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक सोल। लायोफिलिक सोल की प्रोटेक्टिव एक्शन है टू प्रोटेक्ट द लायोफिलिक सोल फ्रॉम द प्रेसिपिटेशन। तो ये जो लायोफिलिक सोल है ये बहुत सारे हैं हमारे पास, स्टार्च हो सकता है, जिलेटिन हो सकता है, गम हो सकता है, क्ले, बहुत सारे हमारे पास। तो ये जो लायोफिलिक सोल है, ये अलग अलग टाइप के लायोफिलिक सोल की अपनी एफिशिएंसी होगी ना। कोई बहुत स्मॉल कम क्वांटिटी में ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता होगा, किसी लायोफिलिक सोल की क्वांटिटी ज़्यादा लगती होगी। क्लियर है कि नहीं? सो एफिशिएंसी ऑफ लायोफिलिक सोल टू प्रोटेक्ट लायोफोबिक सोल फ्रॉम प्रेसिपिटेशन is indicated or measured in terms of gold number। ये इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव में बहुत बार पूछा जा चुका है। दैट नंबर इज कॉल्ड एज गोल्ड नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोल्ड नंबर क्या है एक्चुअली, इट गिव्स और इट इंडिकेट्स द इफिशियंसी ऑफ लायोफिलिक सोल टू कॉज प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक सोल फ्रॉम इट्स प्रेसिपिटेशन। सो गोल्ड नंबर की डेफिनेशन क्या है, इट इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ लायोफिलिक सोल रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट precipitation of 10 ml of gold soul when 1 ml of 10% NaCl solution is added। अब आप देखो डेफिनेशन को, नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ लायोफिलिक सोल, लायोफिलिक सोल के कितने मिलीग्राम आपको लगने वाले हैं टू प्रिवेंट, जस्ट प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ 10 ml ऑफ गोल्ड सोल। गोल्ड सोल क्या होता है, लायोफोबिक सोल होता है। उस 10 ml गोल्ड सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए कितना मिलीग्राम्स ऑफ लायोफोबिक सोल आपको लगेगा, राइट? जब हम उसमें 10% 1 ml ऑफ NaCl सोल्यूशन ऐड करेंगे। NaCl सोल्यूशन क्या है हमारा, इलेक्ट्रोलाइट, और जब इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो एक्चुअल में गोल्ड सोल का क्या होना चाहिए, प्रेसिपिटेशन। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कितना मिलीग्राम्स ऑफ लायोफिलिक सोल लगेगा, वो हमारा क्या है, गोल्ड नंबर। तो अगर ये नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ लायोफिलिक सोल कम होंगे, मतलब गोल्ड नंबर कम होगा, तो उतना ही ज्यादा वो इफिशियंट होगा, क्योंकि कम क्वांटिटी में अच्छा प्रोटेक्शन देगा ना वो। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि गोल्ड नंबर अगर ज्यादा होता है तो लायोफिलिक सोल जो होता है उतना ही कम इफिशिएंट होता है, उसकी पावर फॉर प्रोटेक्शन इज वेरी लेस। तो हम यहां पे एक रिलेशन बना सकते हैं
प्रोटेक्टिंग पावर एंड गोल्ड नंबर के बीच में। जैसे कि हमने फ्लक्चुएशन वैल्यू और कोएगुलेटिंग पावर के बीच में बनाई थी, तो यहां पे गोल्ड नंबर is inversely proportional to protecting power of लायोफिलिक सोल। तो अगर कोई हमारे पास लायोफिलिक सोल है, उसका गोल्ड नंबर ज़्यादा है, तो उसकी प्रोटेक्टिंग पावर कम होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया कि बोला कि जिलेटिन जो है, या बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं लायोफिलिक सोल के, स्टार्च, जिलेटिन, गम एंड ऑल। तो जिलेटिन जो है उसकी जो गोल्ड नंबर है वो होता है 0.005 से लेके 0.01, ये उसका गोल्ड नंबर है। और स्टार्च का अगर गोल्ड नंबर आप देखोगे, स्टार्च भी हमारा लायोफिलिक सोल बनाता है, तो स्टार्च सोल का जो लायोफिलिक सोल का जो गोल्ड नंबर है वो होता है 25। अब आप देखो कि स्टार्च सोल का गोल्ड नंबर है 25 और जिलेटिन जो हमारा लायोफिलिक सोल है उसका गोल्ड नंबर है 0.005 से लेके 0.01 के बीच में। तो वैल्यू गोल्ड नंबर की किसकी कम है? जिलेटिन की, और स्टार्च की ज़्यादा है। तो जिलेटिन जो होगा, जिलेटिन की गोल्ड नंबर वैल्यू बहुत कम है, तो उसकी प्रोटेक्टिंग पावर बहुत अच्छी होगी। तो सबसे बेस्ट अगर प्रोटेक्टिंग एजेंट चाहिए होगा या फिर लायोफिलिक सोल चाहिए होगा जो बहुत अच्छा प्रोटेक्टिव एजेंट हो, तो वो कौन सा होगा? इन दोनों में से जिलेटिन होगा। तो जो भी आपको मान लो ऐसे 3-4 दे दिए एग्जाम्पल्स और उसके साथ में उसका गोल्ड नंबर दे दिया और बोला, पूछा कि इन चारों में से बताओ भाई कौन सा सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, राइट, या फिर किसकी अच्छी प्रोटेक्टिंग पावर है, तो उसकी होगी जिसका गोल्ड नंबर सबसे कम होगा। क्लियर? तो ये हमारे पास जो चीज़ आ गई वो है प्रोटेक्शन ऑफ द लायोफोबिक सोल। क्लियर? तो ये हुआ गोल्ड नंबर के बारे में।